Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all those students who are preparing for CS, CMA या फिर CS examination. Then today I came up for one more topics for all of you. आज का टॉपिक है आंसर राइटिंग या फिर इसको बोल सकते हो प्रेजेंटेशन. आपको कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है. All these things I will discuss in this video. तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. ठीक है. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोल दूं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है. जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वहां पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो. वहां से आपको पीडीएफ मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. ठीक है. एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. तो चलिए आज का टॉपिक से, आज का टॉपिक है आंसर राइटिंग या फिर इसको बोल सकते हो प्रेजेंटेशन कैसे करना आपको आंसर को. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है फॉर थ्योरेटिकल पेपर के लिए है. ठीक है. थ्योरेटिकल पेपर के लिए ये वीडियो है. ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट वाइज. जब भी आप थ्योरेटिकल पेपर का जो भी आंसर लिख रहे हो हमेशा आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा आपको पैराग्राफ में लिख दोगे. अगर पैराग्राफ में लिखे तो समझ लेना कि जो आपका मार्किंग है वो आपको एवरेज मार्किंग मिलेगा. अगर आपको एवब एवरेज अगर आपको चाहिए मार्क्स तो आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना कंपलसरी है. ठीक है. सेकंड, आंसर टू केस स्टडी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सेकंड पॉइंट ए मैं लिखा हूं आप लोग के लिए कि आंसर टू केस स्टडी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जब भी आप केस स्टडी का जब भी आंसर लिख रहे हो ना तो आपका केस स्टडी का आंसर टू पार्ट्स में होना चाहिए. टू पार्ट्स जैसे कि मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको पता है कि तीन पार्ट में वो केस स्टडी का आंसर लिखता है. ये बिल्कुल ठीक है, जो लिखते हैं वो गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं बोलता हूं कि टू पार्ट्स में अगर आप आंसर लिखते हो केस स्टडी का तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू थ्री पार्ट्स में जो लिखते हैं, मतलब थ्री डिवीजन थ्री पैराग्राफ में लिखते हैं. टू पैराग्राफ इज सफिशिएंट फॉर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें क्या लिखना, उसमें लीगल प्रोविजन लिख देना, कौन सा सेक्शन से रिलेटेड वो प्रोविजन होता है और उससे क्या लीगल प्रोविजन है. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इन फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन द सेकंड पैराग्राफ यू हैव टू राइट case analysis and with conclusion. All these things you have to write in second paragraph and in the first paragraph you have to write legal provision. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कि थ्योरी लिखते समय क्वालिटी पर ध्यान दो ना कि क्वांटिटी पर. हमेशा जब भी आप थ्योरेटिकल पेपर का क्वेश्चन का जब भी आंसर लिख रहे हो ना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते समय क्वालिटी पर ध्यान दो ना कि क्वालिटी पर. दैट मीन्स इफ यू आर राइटिंग any answer for any questions of a theoretical paper, तब आप अगर आपको सेक्शन नंबर अगर याद है तो सेक्शन नंबर को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इफ यू राइट सेक्शन नंबर ना तो आपको पता है कि जो आपका मार्क्स मिलने वाला बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है. ठीक है. सेक्शन नंबर अगर याद है तभी लिखना. अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कभी भी गलत सेक्शन तो मत लिखना. अगर गलत सेक्शन लिखते हो तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है. इसलिए बताता हूं जब भी आप सेक्शन नंबर मेंशन करो आंसर में तो वो सेक्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. थ्योरी लिखते समय क्वालिटी पर ध्यान दो. ठीक है. क्वालिटी दैट मींस कि जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो. फालतू का ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से कुछ मिलता नहीं है. वो और नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपके एग्जामिनर के ऊपर. वो भी देखेगा कि कितना लंबा लिखा है बट उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है. तो हो सकता है उसको अगर नजर आ गया स्टार्टिंग में ही कि ऐसा सिर्फ वो पेपर भरा तो हो सकता है कि आपका जो मार्किंग जितना मिलना चाहिए बाद में, अगर बाद में आप क्वालिटी भी आंसर लिखे हो तो हो सकता है आपका जो मार्किंग है वो थोड़ा कम मिले. इसलिए जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो किसी भी थ्योरेटिकल पेपर का तो आप क्वालिटी पर ध्यान दो. ठीक है. चलिए फोर पॉइंट है सेक्शन नंबर एंड केस लॉ याद होता है तब करो. ठीक है. सेक्शन नंबर या केस लॉ का जो नाम है, अगर आपका सेक्शन नंबर याद हो जाता है तो ठीक है, केस लॉ याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन बार बार यूज नहीं करना है. डायरेक्ट थ्योरी लिखो. जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया फिर आप लिखोगे एज पर द कंपनी लॉ. अरे क्या लिख रहे हो. सभी क्वेश्चन का आंसर में अगर तुम डायरेक्ट स्टार्ट करोगे एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, तो जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना वो भी इरिटेट हो जाएगा कि सेम चीज अगर तुम सेम टू सेम लिखोगे स्टार्टिंग का हर एक आंसर में तो क्या सोचेगा वो. ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू नो द सेक्शन नंबर ऑफ दैट क्वेश्चंस देन स्टार्ट विथ योर आंसर विथ सेक्शन नंबर्स. ठीक है. एंड इफ यू डिड नॉट नो सेक्शन नंबर देन यू डायरेक्ट स्टार्ट योर आंसर विथ योर डायरेक्ट थ्योरी. डिडंट you always
राइट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन दैट सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। तो किसी किसी आंसर में आप एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिख सकते हो, बट ज्यादातर आंसर में आप डायरेक्ट थ्योरी लिख देना। ठीक है, ये समझ आया होगा। 6 पॉइंट है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, पहले जो आता है उसी को अटेम्प्ट करो। देखो मैं बहुत ही अच्छा से आप लोग के लिए मैं पीडीएफ बनाया हूं, पीडीएफ आपको मैं बहुत ही अच्छा से बनाया हूं। बहुत आप लोग भी क्वेश्चन होता होगा, कुछ आपको दिमाग में आता होगा कि पहले एमसीक्यू बनाओगे कि पहले डिस्क्रिप्टिव बनाओगे। तो पहले जो आपको आता है उसको बनाओ, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, क्योंकि अगर आपको करेक्ट होगा तो आंसर, अगर आपको करेक्ट होगा तो मार्किंग आपको मिलेगा। तो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव हो, अगर आपको जो भी आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसको पहले आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। स्पीड एंड हैंड राइटिंग, स्पीड एंड हैंड राइटिंग, स्पीड को स्टार्ट से ही बना कर रखना है। इसका मतलब है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, नॉर्मली 3 आवर्स का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपका जो स्पीड है वो मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग का 1 आवर में मतलब अच्छा से सब मतलब डेकोरेट कर करके लिख रहे हो, फिर बाद में पता चला कि स्टार्टिंग का 1 आवर में तो बहुत ही कम आप आंसर लिख पाए, और फिर जो रिमेनिंग आपका 2 आवर्स है उसमें आपको टेंशन वगैरह, पेपर तो बहुत बाकी है, तो बाद में जाकर के आप स्पीड में लिखना स्टार्ट किया। ये बिल्कुल अगर गलत, ऐसे कभी मत करना। स्टार्टिंग से ही अपना आप जो राइटिंग का स्पीड है वो नॉर्मल रखना, मतलब ताकि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। और पेपर आपको कम से कम 15 मिनट पहले, एग्जाम जब कंक्लूड होता है उससे 15 मिनट पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली इन द फर्स्ट आवर यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर, कम से कम 35 नंबर का पहला आवर में कंप्लीट करो, फिर 35 आवर का सेकंड जो आवर उसमें कंप्लीट करो, तो 70 मार्क्स हो गया। फिर 30 मार्क्स आपको जो नेक्स्ट का जो 45 मिनट्स है उसमें आपको कवर करना है। ठीक है, और जो लास्ट का जो 15 मिनट बचेगा उसमें आपको चेकिंग करना है कि जो आप लिखे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट है तो सही है, फिर उसको आपको अंडरलाइन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगता है कि वो कि आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है पेपर आपको उसके नजर में डायरेक्ट आ जाए तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, ताकि क्या होगा कि एग्जामिनर को आप जितना इजी दोगे पेपर चेक करने का, वो उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स देगा। ठीक है, मैं बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस, आई हैव स्कोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल इन लॉ पेपर। ठीक है, मैंने फाउंडेशन में भी एग्जामिनेशन लाया हूं लॉ में, मैंने सीएमए इंटरमीडिएट में भी मैं एग्जामिनेशन लाया हूं लॉ में, एंड इन सीएमए फाइनल आल्सो आई हैव स्कोर्ड ए वेरी गुड मार्क्स विद एग्जामिनेशंस इन लॉ पेपर। मैं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल में मैं एग्जामिनेशन लाया हूं लॉ पेपर में, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं आप इसको प्लीज फॉलो करो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो डायग्राम एंड टेबल भी यूज कर सकते हो एग्जाम के पेपर में। देखो जैसा कि आपको पता है कि नाउ टीचर्स लोग को भी आप देखे होंगे कि आप लोग को जो डायग्रामेटिक टाइप्स या टेबल वाइज आपको आप याद करवाते हैं थ्योरेटिकल पेपर। तो आप हो सकता है अगर आपको यूज टू आप हो चुके हो डायग्राम या टेबल से, तब चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आजकल आपको सबको पता हो गया कि डायग्रामेटिकल या फिर टेबल वाइज आंसर राइटिंग हो रहा है, तो आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, बट अगर इफ यू राइट डायरेक्ट थ्योरी दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, बुक लैंग्वेज वर्सेस ऑन लैंग्वेज, आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि बुक का लैंग्वेज है, जो किताब का लैंग्वेज है वो यूज करे, या फिर आपका जो ऑन लैंग्वेज है वो यूज करोगे। तो फॉर लॉ यू कैन राइट द आंसर इन योर लैंग्वेज, फॉर लॉ पेपर यू कैन राइट आंसर इन योर लैंग्वेज, बट फॉर ऑडिट बुक, बट फॉर ऑडिट पेपर यू हैव टू राइट, जो यू हैव टू राइट लैंग्वेज ऑफ योर ऑडिट बुक। जो आपका ऑडिट का किताब है उसका जो लैंग्वेज है, जो आपका स्टडी मेट है उसका जो लैंग्वेज है, आपको सेम लैंग्वेज आपको आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम, उस टाइम आइडेंटिफाई कर लो कौन क्वेश्चन आता है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस टाइम आपको कुछ समय दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छा से रीड कर लो, केयरफुली रीड कर लो। तो उस टाइम में जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हो उसी टाइम आप आइडेंटिफाई कर देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है, तो उसको टिक मार्क कर दो। और हर एक क्वेश्चन को जब टिक मार्क कर रहे हो तो उसके बगल में हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट लिख दो, ताकि आपको बाद में क्या होता है ना कि बाद में
जब आप पेपर लिखते जाते तो हो सकता है कि आपको मतलब टेंशन होने के कारण हो सकता है कोई पॉइंट बाद में हो सकता है मिस आउट हो जाए, उसमें आपको याद नहीं है, इसलिए हो सकता था छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे लिखते चल जाओ, ताकि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने जाओगे तो उस टाइम वो पॉइंट आपको तुरंत आपको याद आएगा, वो आप तुरंत लिख सकते हो। इसलिए जब आपको पेपर को जब पढ़ने का आपको समय मिलता है, उसमें केयरफुली पेपर को रीड करो, उसमें आप आइडेंटिफाई करो कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है, और जो क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है तो उसको पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको लोग हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके आपको लोग के लिए वीडियो बनाया हूं, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो यहां तक रखते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।